साइकोलॉजी को कभी खराब मत करिए, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए, इसके कंट्रोल में आप नहीं होने चाहिए। पूरा फंडामेंटल पढ़ाकर, पूरा स्टॉक मार्केट पढ़ाकर, पूरा फ्यूचर ऑप्शंस इंट्राडे पढ़ा करके भी मैं स्टाम्प पेपर पर लिखने को तैयार हूं कि आप एक सफल ट्रेडर हो सकता है ना बने। क्यों? सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद, सारी प्रैक्टिस करने के बाद भी सिर्फ डिसीजन उस व्यक्ति को लेना है और वह जो साइकोलॉजी का होगा, उसका चरित्र जैसा होगा, वो वैसा ही परफॉर्मेंस करेगा। तो मैं पूरे सेशन में आप लोगों को ये बताता रहूंगा कि बिल्ड योर साइकोलॉजी फर्स्ट, बिल्ड योर डिसिप्लिन फर्स्ट, उसके बाद तीसरी चीज है कोई पढ़ाई लिखाई। इज इट फाइन? बात समझ आ गई? साइकोलॉजी का चरित्र महत्वपूर्ण है, इस पूरे में सारा गेम साइकोलॉजी का है। ठीक है, तो आप लोग साइकोलॉजी पे सबसे बड़ा काम करते जाएगा। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मैंने आप लोगों को आरओई और आरओसीई दोनों को बताया था। आरओसीई का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर हो गया? तो आरओसीई भी बताया है, आरओई भी बताया है। आरओई क्या कह रहा है? यह एक फाइनेंशियल मैट्रिक्स है जो कि मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल हो सकती है। एंड द इक्विटी इन्वेस्टेड बाय द शेयर होल्डर, मतलब आप इसको सरल शब्दों में अगर समझें तो आप ये कह सकते हैं कि कंपनी के पास जो एसेट्स हैं या जो कैपिटल है, उसकी उपयोगिता करते साथ कंपनी ने कितनी समझदारी से उस पैसे को खर्च किया और अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कराया। बात समझ आ गई? कोई डाउट? क्या सीखने को मिला कि कंपनी इस बात पर चर्चा करती है कि मेरे पास जो कैपिटल है, उस कैपिटल का मैंने यूज केस कैसा किया और इन्वेस्टर्स के द्वारा कैसे उस इन्वेस्टमेंट को उनको रिटर्न अच्छा करके दिया। टू हाउ इफिशिएंट द कंपनी इज यूजिंग इट्स शेयर होल्डर इक्विटी टू जनरेट प्रॉफिट, उस कैपिटल से कैसे वो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाएगी, इसका स्ट्रक्चर आरओई तैयार करके देता है, जिसमें आप लोग यह बात समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का आरओई अच्छा है, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि कंपनी का सर अगर आरओई 20% है तो क्या वो अच्छी है? नहीं, कॉम्पैरेटिबिलिटी आप निकालिए कि आज कंपनी अगर 10 साल की है तो कंपनी पहले साल, तीसरे साल, पांचवें साल और वर्तमान साल, मान लो कंपनी 10 साल पुरानी है तो सबसे पहले साल जब कंपनी स्टार्ट हुई, फिर तीसरे साल, फिर पांचवें साल, फिर वर्तमान में, क्या उसका आरओई लगातार बढ़ा है? और अगर आरओई लगातार बढ़ा है तो पिक्चर साफ हो रही है कि इंसान ने कैपिटल का यूज कंपनी ने अच्छा किया है और रिटर्न के रूप में इक्विटी अच्छी बना के दिया है। इज इट फाइन? शेयर होल्डर्स को उन्होंने रिच किया है। बात समझ आ गई? सेम फिलॉसफी, सेम रूल आप आरओसीई पर भी लगा सकते हो। डाउट क्लियर हो गया? आरओई पर भी लगा सकते हो और आरओसीई पर भी लगा सकते हो। ठीक है, चलो, आरओई का मतलब होता है नेट इनकम अपॉन शेयर होल्डर्स इक्विटी। नेट इनकम कंपनी की जितनी हुई, शेयर होल्डर इक्विटी कितनी उनकी बटी हुई है, गुणे 100 इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला आरओई के रूप में आ जाएगा। मान लेते हैं शेयर होल्डर की इक्विटी टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस लायबिलिटी। भाई आप जाहिर सी बात है इक्विटी निकाल रहे हो तो जाहिर सी बात है कंपनी के पास जितने एसेट्स हैं माइनस कंपनी के पास जितनी लायबिलिटीज हैं। इज इट फाइन? इन दोनों का कैलकुलेशन आपने लिख रखा है, नेट इनकम भी लिख रखा हुआ है, नेट इक्विटी भी आपने लिख रखा हुआ है। नेट इनकम कंपनी के पास लिखा होता है, मैंने आप लोग को बताया था, एक इबिट्डा के रूप में भी बताया था, एक इबिट्डा भी बताया था, और मैंने कहा था बैलेंस शीट में साफ साफ हर जगह नेट शब्द का प्रयोग होता है। इज इट फाइन? तो नेट शब्द को पकड़ लेने का मतलब क्या होता है कि हमें ये पता चल जाएगा ये ओवरऑल सब काट पीट के लास्ट बचा हुआ है। नेट का मतलब ये होता है। इज इट फाइन? तो आरओई मैंने बता दिया परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है, थोड़ा परफॉर्मेंस पता चल जाती है। लगातार आरओई बढ़ रहा है, पिछली साल 3% दिए, इस बार 10% दिए, अगली बार 15% दिए, तो आरओई क्या हुआ? बढ़ा। तो कंपनी कैसी हुई? ठीक ठाक अच्छी हुई। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, आरओई बढ़ा रहता है तो आपके जहन में भी आता है कि कंपनी ठीक काम कर रही है, आप लगा देते हैं पैसा, तो आपका डिसीजन मेकिंग थोड़ा क्लियर हो रहा है। कंपैरिजन टूल, इससे आप थोड़ा कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन टूल का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आप कंपैरिजन कर रहे हो, इस कंपनी ये सेक्टर पकड़े तो सेक्टर निकला ईवी, ईवी सेक्टर में पीर कंपैरिजन दिए तो पता चला 5 कंपनी है, तो पता चला 5 कंपनी में कौन सी कंपनी का आरओई कितना अच्छा है।
तो आपको थोड़ा पिक्चर साफ हो गई कि भाई 5 कंपनीज में ये कंपनी का आरओई अच्छा है, आरओसीई अच्छा है, लगातार कंपनी ने अपने आरओई और आरओसीई के परसेंटेज को बढ़ाया है, तो बस आप उसी आधार पर चलते रहिए, उसी आधार पर काम करते रहिए। इज इट फाइन? कोई डाउट? क्लियर हो गया? फॉर्मूला सब आप लोगों के हाथ में लिखा हुआ है जी, प्लीज पूछिए। कितना इंपैक्ट डालेगा? बस आपका एक सिनेरियो, एक पिक्चर साफ करेगा कि अगर कोई भी 10% दिया इस साल, फिर आरओई अगले साल 30% दिया, फिर अगले साल 65% दिया, तो आपको एक ग्रोथ परसेंटेज मिल रहा है, इसी हिसाब से आपका डिसीजन मेकर पावर थोड़ी बढ़ जाएगी। इज इट फाइन? नहीं दिया रहेगा ना, पिक्चर में दिया रहेगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। देखिए आपका क्या कहना है कि मान लीजिए हम किसी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं और इतने सारे पॉइंट्स में से किसी 4 पॉइंट्स को पिक कर लिए और हमने उसी को अपना आधार बना लिया कंपनी का सिलेक्शन करने में ना। लेकिन देखो थोड़ा सा इसको लॉजिकल समझो, कंपनी का बैलेंस शीट जब हम स्टडी कर रहे हैं और सारे पॉइंट किसी न किसी से एक दूसरे से इंटरलिंक और कनेक्टेड है, तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ हम ये जरूर कह सकते हैं कि अगर इन 4 पॉइंट्स के इंटरकनेक्शन होने से यह पॉइंट क्लियर है तो हमने सिर्फ इसी का चुनाव कर लिया ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमने सोच लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस, अगर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो इसके सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके एवज में तो 3-4 पॉइंट अगर आप सोच रहे हो तो ये बहुत रिसर्च का बिंदु है। आप इतने मैच्योर होने चाहिए कि जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया है क्या ये 3-4 पॉइंट्स के उत्तर दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन मेरी मत ये है कि आप जब भी किसी कंपनी में निवेश के बारे में सोचिए तो लगभग 10 दिन 15 दिन जो भी आपके पास उचित समय है उसको निकाल लीजिए और उस समय के अनुसार बैठकर पूरी कंपनी की जांच पड़ताल कर डालिए। क्योंकि मैंने आपको पहले दिन पढ़ाते समय कहा था शॉर्टकट की स्टडीज मत करिए। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आप उस कंपनी को सबसे पहले अंगीकार कीजिए, सबसे पहले उस कंपनी को अपना मानिए और उसको उसके फाउंडर को उसका काम करने दीजिए और उस कंपनी का एक अलग फाउंडर स्वयं से तैयार हुई है। तो आपको ये सब वाजिब लगता है कि अगर आप किसी कंपनी के फाउंडर हो गए तो आप ऊपर ऊपर कोई पिक्चर देख करके 4-8-10 पॉइंट देख करके डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ना। आप एक इंस्टीट्यूट के बिजनेस में है ना, तो अब अगर मान लीजिए उसकी कंपनी के फाउंडर है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि खाली 4 पॉइंट से मेरे को मतलब है, नहीं ना। जो स्टूडेंट आया है उससे आपको मतलब है, उस स्टूडेंट के फैमिली के बैकग्राउंड से आपको मतलब है, उस फीस स्ट्रक्चर से मतलब है, उस एडवर्टीजमेंट से मतलब है, उस सेल्स से मतलब है, उस काउंसलर से मतलब है, हर से मतलब है ना। फिर कस्टमर पढ़ लिया तो उसके सेटिस्फेक्शन से मतलब है, फिर कल की डेट में वो कोई परेशानी झेल रहा है तो उसका हेल्पिंग एटीट्यूड आपके लिए कैसा है उससे मैटर है। क्योंकि आप कंपनी में इन्वेस्ट करने का मतलब आप उस कंपनी को अपना बना लीजिए, उस कंपनी को अपना मान लीजिए और उसके फाउंडर बन जाइए। इससे 2 मदद मिल जाएगी, एक तो आपका निवेश सफल हो ही जाएगा और एक दूसरा मान लो कभी कोई भविष्य में अपना कोई व्यापार करने जा रहे हो तो आपको बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर जो दूसरे की कंपनी का था वो आपके जहन में बैठ जाएगा। तो जब कभी कोई आप अपना व्यापार शुरू करोगे तो ये सारी चीज आपको एकदम साफ पथ प्रदर्शन करता चला जाएगा ना। तो ये चीज आप लोगों के लिए भी अच्छा रोल प्ले करेगा। आगे चलिए, ठीक है। आरओई नेट इनकम कितनी थी? 50 लाख। शेयर होल्डर की इक्विटी कितनी थी? 200 लाख। ठीक, तो आपने इसमें डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई किया, 25% की आरओई निकल कर आई। ठीक, अगर इस साल 25% हुआ यहां तक ठीक है, अगले साल 35% हो गया, आपने पूछा था, फिर अगले साल 55% हो गया, तो कंपनी में आपको इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश कैसा लग रहा है ना। तो आपका थोड़ा यहां पर एक मैच्योरिटी आई। इज इट फाइन? क्लियर? हाई आरओई, देखो मैंने यहां लिखवा दिया कि भाई 20, 22, 25% आरओई बहुत अच्छा होता है, ठीक। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप इस पिक्चर पर ध्यान नहीं देंगे, आप सिर्फ ये ध्यान देंगे हाई आरओई का मतलब अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी, लो आरओई का मतलब कम प्रॉफिटेबिलिटी, टू हाई आरओई का मतलब एक्सपेंसिव है, अच्छा है और वह कंपनी उस कैपिटल एम्प्लॉइड्स का उस कैपिटल के यूज केस को बहुत सुदृढ़ता से कर रही है। इज इट फाइन? तो आप यहां पर
इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और इसकी। सिंपल है मेरे हिसाब से, आप हाई आरओई को पकड़कर चलिए। और हाई आरओई के लिए मैंने आप लोग को 3 टर्म्स बताए हैं। किसी कंपनी का पीछे का 10 साल निकाल लो बस ना, पीछे का 10 साल में क्या आंकड़ा बताया, 1, 3, 5 और वर्तमान, बस इतने में आपको पिक्चर साफ साफ क्लियर हो जाएगी और उसके आधार पर आपका अपना डिसीजन तैयार हो जाएगा। ठीक, अनाउंसमेंट मींस नहीं, आपको उससे क्या लेना देना, आप तो आरओई को कैलकुलेट कर रहे हो। तो आरओई का मतलब तो होता है कैपिटल के हिसाब से उसके क्या अच्छी यूज केस हुआ है, तो उसका ग्राफ आपको देखना है। तो उस ग्राफ के हिसाब से आपको पता चला कि हाँ भाई ठीक है, ग्राफ अच्छा था। और डेप्थ में जैसे आप हैं, डेप्थ में थोड़ा रिसर्च करना पसंद करते हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं कि उस समय इनका आरओआई बढ़ा क्यों, उस समय इनका आरओआई बढ़ा क्यों, ऐसा क्या किया इन्होंने कि बढ़ा। फिर उसके बाद दूसरे चरण में आए, ऐसा क्या और अच्छा एड ऑन किया कि और बढ़ गया ना। जैसे जब जोमेटो ब्लिंकिट के साथ समझौता कर रही थी, जब जोमेटो क्लाउड किचन बना रही थी, तो मैंने इससे प्रीवियस बैच में पढ़ाते समय कहा था मास्टर स्ट्रोक है। क्यों? क्योंकि वो जो स्पाइक्स क्रिएट कर रहे थे, वो जो स्पोक्स उस व्हील का तैयार कर रहे थे, तो मैंने इस चीज को समझा कि ये वेंडर को अपने साथ एसोसिएट करने से अच्छा वो खुद ही कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि हमें हरी सब्जियों की जरूरत है, तो आओ क्यों ना हम यहाँ पर ही खड़े हो जाएं। हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत है, तो चलो क्यों नहीं हम रॉ मटेरियल्स ले लें। हमें अपनी किचन दूसरे पे डिपेंडेंट है, क्यों ऐसा ना करें कि आओ एक क्लाउड किचन का मॉड्यूल ले आए। जिस शहर में, जिस जिले में, जिस छोटे से ज्योग्राफी में जिस चीज की सबसे ज्यादा सेलिंग होती है, आओ चलो उसी को ही अपना क्लाउड किचन का हीरो प्रोडक्ट क्यों ना बनाते हैं। देखो मैंने रिसर्च किया ना, ये 3 चीज मेरे को मिली, तब उनके आरओई में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को 15 साल तक बोलते बोलते अंत में प्रॉफिटेबल बना दिया। इज इट फाइन? तो कंपनी का हमेशा पथ देखिए, चलन देखिए ना। तो मैंने कंपनी के मूव को देखो, चारों पॉइंट्स बोला, कंपनी के मूव को मैंने पकड़ा कि भैया वो चीज में जिसमें डील कर रहे थे उसके साथ साथ उन्होंने अदर सेक्टर्स को भी अपने साथ एसोसिएट कर लिया। फिर उन्होंने ब्लिंकिट को अपने साथ एसोसिएट कर लिया, पूरा एक्विजिशन कर लिया, तो मेरे को और थोड़ा मोटिवेशन मिला। तो आप लोगों को ऐसे ही सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा और समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। इज इट फाइन? कोई दिक्कत? हाँ पूछिए जी, पूछिए। अच्छा, इसका कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था, ये बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता। डे फर्स्ट में जब कंपनी अपना पहला शेयर मार्केट में डालती है, पहला स्ट्रक्चर तैयार करती है कंपनी का ना, जिसमें प्रेसिडेंट, सीईओ, डायरेक्टर ना, फिर सीटीओ, सीएमओ, सीएफओ, ऐसे करके जो स्ट्रक्चर तैयार करती है, उसमें जो अपनी कंपनी का पहला शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड करती है, वही आपका यहां डिसीजन बनता है। मान लो मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मैंने 1000 शेयर्स बनाए, तो मेरी फेस वैल्यू कितनी हो गई? 1000 मैंने शेयर्स अलॉट किए, 1000 शेयर मान लो अलॉट किए ना, और सबकी फेस वैल्यू 10 रुपए रखी, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना निकल कर आया, गुणा कर दीजिए ना, या टोटल नंबर ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू फेस वैल्यू, दोनों से आप डिसाइड कर लीजिए। चलिए चलिए आरओसी को देख लीजिए। आरओसी के संदर्भ में देखिए, मैंने आपको इबिट्टा बताया था, ईबीआईटी, जिसमें मैंने आप लोग को 2 टर्म्स बताए थे, एक इबिट्टा, एक इबिड्डा। तो आरओसीई में डिप्रेशिएशन की और टैक्सेस की बात नहीं होती है, सिर्फ इबिट्टा की बात होती है, क्योंकि आप लोग को ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ रिवीजन करा रहा हूं। तो यहां पर मैंने आप लोगों को ये टर्म्स पहले भी क्लियरली आपको बताया था कि एक इबिट्टा है भैया, एक इबिड्डा है। नेट की बात होती है तो उसमें इबिट्टा इबिड्डा दोनों जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ आरओसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ इबिट्टा होगा, जहां अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक, आप इसका कैलकुलेशन कर लीजिए अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड।
इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मल्टीप्लाइडेड बाय 100 इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां मैंने आप लोग को बता दिया था कि इबिट्टा कैसे ऑपरेट होता है, तो इसको भी आप लोग क्लियरली देख चुके हैं कि जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट, डिप्रेशिएशन और टैक्सेस नहीं जुड़े होने चाहिए। इज इट फाइन? ऑपरेटिंग में, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इज इट फाइन? कैपिटल एम्प्लॉयड पीछे पड़ चुके हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं है। टोटल एसेट्स देखते हैं कंपनी का माइनस टोटल लायबिलिटीज देखते हैं, जो निकल कर आता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर यहाँ इबिट्टा देखना है तो बैलेंस शीट में आपको याद होगा, स्क्रीनर मैंने खोल के बताया था, जहां पे मैंने कहा था कि डिप्रेशिएशन, इंटरेस्ट और टैक्सेस ये नहीं काउंट होना चाहिए, तो उसको हम लोगों ने उठाया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहां डाल दिया इबिट्टा। अगर किसी को डाउट है तो स्क्रीनर पे जाना है, प्रॉफिट और लॉस वाले सिनेरियो पर जाना है, वहां से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, 2-3 चीज मत जोड़ना। कौन कौन सा? इंटरेस्ट मत जोड़ना, डिप्रेशिएशन मत जोड़ना और टैक्सेस मत जोड़ना, वो नेट प्रॉफिट में बात होती है। ठीक, तो ये 3 चीज को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? ईबीआईटी, इबिट्टा। फिर उसको डिवाइड कर देना कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स कितनी है कंपनी के पास, टोटल लायबिलिटीज कितनी है, इन दोनों के डिफरेंस को निकाल के डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लेते हैं। ये भी सेम वैसा ही है, आरओसी और आरओई दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा था, जहां पे मैंने आप लोग को बताया जैसे आप आरओई का कैलकुलेशन देखते हैं वैसे ही आप सेम आरओसीई का भी कैलकुलेशन देखिए। उसमें भी हमें सिर्फ ये देखना होता है कि लगातार कंपनी ने साल दर साल अपनी आरओसीई का हाइट बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है। इज इट फाइन? यहां पर भी आप सेम जो आरओई का फंडा है वही आप आरओसीई में भी लगाते हैं। क्लियर हो गया? तो इसमें भी आप 10 साल निकाल लीजिए, 10 साल में आप पहला साल, तीसरा साल, 5वां साल और वर्तमान साल, तो आपको पता चल जाएगा कि आरओसीई कंपनी का ठीक ठाक है या नहीं। इज इट फाइन? कोई डाउट, कोई चैलेंज? इबिट्टा किसी कंपनी का 500 करोड़, इबिट्टा मतलब बता चुके हैं 20 बार। टोटल एसेट्स, क्योंकि आपको पता है कि इबिट्टा से कैपिटल एम्प्लॉयड को भाग देना होता है। अब कैपिटल कैसे निकालोगे एम्प्लॉयड? तो आप टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। तो आपके पास इबिट्टा मिल गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आप इससे निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे? इबिट्टा अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड गुणे 100 बराबर रिजल्ट क्या आएगा? आरओसीई का। इज इट फाइन? तो यहां पर आपके पास इबिट्टा कितना था? 50, ये रख दिया गया। टोटल एसेट्स और लायबिलिटीज निकाल दो, 150 करोड़ आया, लिख दिए, 100 से गुणा कर दिए, टोटल रिजल्ट जो आया वो आरओसीई आया। और अगर आरओसीई आपके पास अच्छा है तो आप 1 साल, 3 साल, 5 साल और वर्तमान स्थिति के आरओसीई को लगातार कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास एक पिक्चर साफ हो जाएगी कि हाँ भैया आज ये कंपनी निरंतर दर निरंतर ग्रोथ करती आई है। इज इट फाइन? किसी कोई डाउट, कोई चैलेंज? कोई चैलेंज हो तो प्लीज पूछ लीजिए।